नमस्कार सभी को। दोस्तों, बाबा रामदेव हमारे देश के एक बहुत बड़े तपस्वी आदमी हैं और उनकी तपस्या की ही देन है कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन उन्हें फटकार लगाता है। पर अब उन्होंने नेपाल से अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब वो इंडिया के एक नए एविएशन एक्सपर्ट के रूप में उभरे हैं। दोस्तों, रामदेव जी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद इसको टर्की की साजिश बताया है। अब उनका ये दावा कितना सच है, जहाँ से पहले रामदेव जी को कैसे पता चल गया कि इस क्रैश में टर्की का हाथ हो सकता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इसी बहाने जो हमारे देश की एविएशन सेक्टर की हालत है इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाबा रामदेव एक नए रोल में आ गए हैं। पहले वो योगी हुआ करते थे, फिर पतंजलि के थ्रू बिजनेसमैन हुए, डॉक्टर हुए, लाला हुए, जाने क्या क्या हुए। पर ऐसी तमाम योग्यताओं के बाद अब वो नए एविएशन एक्सपर्ट बन चुके हैं। इनफैक्ट एविएशन एक्सपर्ट के भी एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि रामदेव जी ने जो हाल ही में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है उस पर जो बयान दिया है, ऐसा बयान तो अभी किसी एक्सपर्ट ने भी नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो क्रैश हुआ है इसमें टर्की की साजिश हो सकती है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि रामदेव जी को ये जानकारी मिली कहाँ से? क्या गोदी मीडिया की तरह उनके भी सूत्र बहुत मजबूत हो चुके हैं? आपको पता है 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक बोइंग प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश ने सैकड़ों मासूमों की जान ले ली। इस हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं, जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन हमारे रामदेव जी ने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में बोल दिया कि ये क्रैश टर्की की एक कंपनी की साजिश हो सकती है जो एयर इंडिया के प्लेन को मेंटेन करती थी। तो अब यहाँ पे हम टर्की के कनेक्शन की भी बात को समझ लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की एक कंपनी टर्किश टेक्निक थी जो एयर इंडिया के कुछ प्लेन्स को मेंटेन करती थी। लेकिन अहमदाबाद के प्लेन क्रैश से लगभग 2 हफ्ते पहले ही एयर इंडिया ने ये ऐलान कर दिया था कि अब वो टर्किश टेक्निक कंपनी से मेंटेनेंस का काम नहीं करवाएंगे। और उसकी वजह हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे टर्की ने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया था और यहाँ तक कि पाकिस्तान को ड्रोन भी सप्लाई किया था, जिसको पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट यूज किया था। और उसके बाद टर्की के खिलाफ इंडिया में काफ़ी बैकलैश देखने को मिला था और भारत में टर्की की कंपनियों के खिलाफ बायकाट की मांग भी उठी थी। और उसी दौरान एयर इंडिया ने भी टर्की की इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। तो सवाल भी उठना लाजमी है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मेंटेनेंस बदलने के चक्कर में कोई गड़बड़ी हो गई या क्रैश में वाकई कोई साजिश थी। तो रामदेव जी को सवाल करने का हक तो है और हम उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि रामदेव जी ने कैसे बिना जांच के एक नतीजे पे पहुंच गए हैं। ये एक तरीका होता है कि लोगों की भावनाओं को भुनाने का। अब इस समय इंडियंस जो हैं वो टर्की से ऐसे भी नाराज हैं, तो जब एक कॉमन दुश्मन मिल गया है तो बिना सोचे समझे, बिना किसी पुख्ता सबूत के उसके ऊपर आरोप थोप दो, अंधभक्त तो मान ही जाएंगे। अब रामदेव जी हैं लाला आदमी, तो कहीं उनकी यही स्ट्रेटजी तो नहीं है? क्योंकि जो रियल एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ऐसे हादसों में जांच में वक्त लगता है। अभी सारे पहलू की जांच होगी, ब्लैक बॉक्स से भी सारी डिटेल बाहर आएंगी। तो अगर कोई गड़बड़ हुई होगी, चाहे मेंटेनेंस की कमी हो या जानबूझकर किया गया हो, तो वो जांच में सामने आएगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि रामदेव जी को ये सब कुछ पहले ही पता चल गया। अब उनसे हम ज़्यादा सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी योग्यताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले योग गुरु थे, फिर पतंजलि के थ्रू बिजनेसमैन बने, फिर कोरोनिल बना के डॉक्टर भी बन गए और भारत के डॉक्टरों को बेकार कहने लगे। शरबत में जिहाद ढूंढने वाले वो पहले इंसान बन गए। तो बाबा रामदेव में सारे गुण हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी तो तुरंत माफ़ी भी मांग लिया और वो भी लिख के मांगा है। और अब वो जाके एविएशन एक्सपर्ट बन चुके हैं। देखिए, हकीकत क्या है कि इतने कॉन्फिडेंस से बिना किसी सबूत के हम किसी भी कंट्री पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल मामला भी है। ब्रिटिश सरकार खुद भी इसकी जांच करेगी क्योंकि प्लेन में उसके भी बहुत सारे नागरिक थे। बोइंग कंपनी खुद इसकी जांच करेगी, इंडियन गवर्नमेंट कर ही रही है। भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। तो पॉइंट ये है कि अभी हमें वेट करना होगा जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आ जाते कि वाकई में हुआ क्या था। मेरा पॉइंट ये है कि रामदेव जी को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहिए। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ लोगों को भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इससे हासिल क्या होगा? बस 2 देशों के रिश्ते और भी खराब होंगे जो कि ऑलरेडी टेंस हैं। वैसे रामदेव जी ने एक अच्छी भी बात कही कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें विदेशी कंपनियों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है, हमें मेक इन इंडिया के तहत कम से कम जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे एविएशन सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, इन सब की कमांड अपने हाथों में लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे हो सके और हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। पर जब रामदेव जी ऐसी बातें करते हैं तो वो पुराने दिन याद आते हैं जब वो भ्रष्टाचार पे भी बातें किया करते थे, विदेशों से काला धन वापस आने की बात करते थे, पेट्रोल और डीजल के दाम गिरने की बातें करते थे। तो बात उठाने से तो बहुत सारी बातें उठ जाती हैं। वैसे अभी मोदी जी ने कहा भी था कि आप अपने घर के सामानों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को यूज करो, लिस्ट बनाओ, देखो आप कितनी विदेशी चीज़ों को यूज कर रहे हो। तो अब यही बातें रामदेव जी को मोदी जी को बतानी चाहिए कि आप लिस्ट बनाओ कि किन किन सेक्टर में आप विदेशों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो, तब तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है
कि क्या रामदेव जी जो आरोप लगा रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, या आपको ये लगता है कि हमें रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिना सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए कमेंट बॉक्स में।